नमस्कार दोस्तों, नया साल आ रहा है और नए साल में नई सोच के साथ हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत से लोग एक अच्छी तरह से प्लान करने के बाद अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डालेंगे और मुझे यकीन है कि बहुत बेटर रिजल्ट्स आपके पास पहले से आएंगे। तो 2022 में कैसे आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ही हिंदुस्तान का सबसे सेफ वो जगह है, वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक्स के अंदर जो आपकी रकम सुरक्षित है केवल 5 लाख तक ही सुरक्षित होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 101% सेफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी गारंटी देती है। तो पोस्ट ऑफिस सबसे लोकप्रिय साधन है आज भी अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 2022 में कैसे आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आपको पहले के मुकाबले में बेटर रिजल्ट्स आए, आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस में हम जानते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स इस समय किस रेट पर चल रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है टीडी यानी कि टर्म डिपॉजिट, जिसे हम आम भाषा में एफडी कह देते हैं। तो ये एफडी अगर आपकी 5 साल से कम की है तो 5.5%, और अगर 5 साल की एफडी है तो 6.70% इस समय इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो कि आपको ईयरली पेएबल होता है। ये बात खास तौर पर ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर पर आता है आरडी अकाउंट यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.80% इस समय चल रहा है, 5.80%। तो एनएससी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.80%, केवीपी का 6.90%, एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम, इसका 6.60% चल रहा है, और पीपीएफ का हम सब जानते हैं कि 7.10% चल रहा है। ये तो हुई वो स्कीम्स जो किसी भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है, माइनर के लिए भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 स्पेशल स्कीम्स होती हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो हम सब जानते हैं, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के ले सकते हैं, और किसी किसी कंडीशंस के अंदर 50 साल से ऊपर भी वो स्कीम आपको अवेलेबल हो जाती है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय 7.40% चल रहा है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय है 7.60%, जो 10 साल तक के फीमेल चाइल्ड के लिए होती है। तो एक बात सबसे पहली ध्यान में रखनी आपको होगी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऑल इंडिया जो भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, सब में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रही है, और पूरी संभावना है कि जब तक ये स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाएगी सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसी के अंदर मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में मिलेगा, जो एलआईसी द्वारा चलाई जाती है। लेकिन बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर कहीं मिलेगा तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। इसलिए जिनके परमात्मा की दया से सुकन्या है, वो 2 अकाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ओपन कर सकते हैं, सबसे ज्यादा ब्याज पाने के लिए और सुकन्या की समृद्धि के लिए। तो अब वो छोटे छोटे टिप्स हम आपको देते हैं कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है अब तक आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जब पोस्ट ऑफिस में करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस गए, आपने एनएससी केवीपी कुछ भी ले लिया और आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ घर वापस आ गए। लेकिन अब के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी एजेंट के थ्रू ही करेंगे, आप डायरेक्ट खुद पोस्ट ऑफिस में नहीं जाएंगे। उससे होगा क्या, पोस्ट ऑफिस अपने एजेंट्स को कुछ ना कुछ कमीशन जरूर देते हैं। किसी स्कीम में 0.5%, किसी में 1%, किसी में 1.5%, किसी में 2%। तो एजेंट्स के पास जब आप जाते हैं, उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हैं एजेंट, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज अपनी कमीशन में से वापस कर देते हैं। मान लीजिए उसको किसी स्कीम में से 1% कमीशन मिला है, तो आपसे वो प्रॉमिस करता है कि 0.5% वो आपको वापस पे बैक करेगा। तो यहां पर जो आपका बाहर से ही फायदा हो रहा है वो जरूर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने एमआईएस यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें मंथली इनकम आ रही है। उनमें से कुछ लोगों को तो मंथली वो इनकम चाहिए अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का वो मंथली इनकम सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है, जो सिर्फ 4% उससे उनको अर्निंग हो रही है। हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप उस एमआईएस के इंटरेस्ट को, अगर आपको खर्चे के लिए उस पैसे की जरूरत नहीं है, तो आरडी अकाउंट में कन्वर्ट करें। उसी इंटरेस्ट अमाउंट के जितना आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दें, वहां से आपको जो रिजल्ट्स टोटल दोनों अकाउंट के मिलाकर मिलेंगे 5 साल के बाद, वो पहले के मुकाबले में बहुत बेटर होंगे। एनएससी बहुत सारे हिंदुस्तानियों के पास है। एनएससी एक ऐसी स्कीम है जो काफी पुराने समय से चल रही है और अब तक भी बहुत पॉपुलर है। 5 साल की ये स्कीम के अंदर बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि जब हमारे पास
रकम स्पेयर है, हमने 2 लाख रुपए के एनएससी ले लिए, फिर 3-4 साल में रकम स्पेयर हुई, फिर हमने कुछ एनएससी ले लिए। लेकिन अब के बार हमें ऐसा नहीं करना। एनएससी आप एक पैटर्न से लीजिए। आप मान लीजिए 1 साल तक लगातार एनएससी लेते जा रहे हैं। आप 1 साल तक किसी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर भी तो इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जगह पर अगर आप लगातार 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक एनएससी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपए आप रेकरिंग डिपॉजिट में डालने की बजाय 10-10 हज़ार रुपए आप एनएससी में इन्वेस्ट करते रहिए, तो 5 साल के बाद वो 10-10 हज़ार रुपए के एनएससी मैच्योर होकर हर महीने आपके पास आएंगे लगातार 5 साल तक। तो आज से लेके 5 साल तक तो आप इन्वेस्टर थे, और 6ठे साल से लेकर 10वें साल के ख़त्म होने तक आपको हर महीने एनएससी का वो एक एक जो आपने इंस्टॉलमेंट दिया था वो मैच्योर होकर आपके सेविंग अकाउंट में आएगा। वो उस समय इतनी बड़ी इनकम आपको महसूस होगी जिसका आज आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एनएससी के अंदर हमें एटीसी का रिबेट भी मिलता है, तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप एटीसी की लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, मान लीजिए आपने पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ 1.5 लाख रुपया हर साल, या फिर हर साल आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में या एससीएसएस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपको एनएससी से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एनएससी की जगह पर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि फिर तो एनएससी का इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल हो गया, आपको उसकी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वही रकम अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, हालांकि उसकी 1.5 लाख रुपए की लिमिट रहेगी हर साल की, फिर भी अगर आप पीपीएफ में और सुकन्या में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। इसलिए पोस्ट ऑफिस में अगली बार इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लें कि आपका टैक्स ब्रैकेट क्या है। अगर आप 5% के दायरे में हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप 20% या 30% के स्लैब में आते हैं तो पीपीएफ से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। आप कितने भी मैथमेटिक्स लगा लीजिए, किसी भी सीए से, किसी भी लॉयर से कंसल्ट कीजिए, किसी अकाउंटेंट से पूछिए, कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप 30% के या एटलीस्ट 20% के टैक्स ब्रैकेट में भी आ रहे हैं तो फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पैसा आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से बना सकते हैं, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट से बेटर आपको ऑप्शन ऑल इंडिया कहीं नहीं मिलेगा जो रिस्क फ्री हो। रिस्क के साथ आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, वहां इससे बेटर रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट ही रहेगा अगर आपका टैक्स ब्रैकेट हाई है। दोस्तों, फिर भी अगर आपके और भी कोई सुझाव हो तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर, हम अगले वीडियो में उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो हमारे भी समझ में नहीं आ रही हैं, वो आप हमें बेहतर समझा पाएं। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे तब भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, हम यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स।